Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Seated Guru Competition Zone. फ्रेंड्स दिस इज राम सिंह और मैं हाजिर हूँ लेकर आप लोग के लिए इवनिंग सेशन। फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं स्पेशली स्टडीकरण और साबुनीकरण। ये दो इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स ये बेहतरीन आपका टॉपिक है क्योंकि एग्जाम में इस दोनों में से एक तो आना ही आना है। साबुनीकरण अपमार्जक कैसे बनता है और एस्टीकरण, इन सभी पॉइंट में से एक क्वेश्चन फिक्स है। आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएंगे। अथवा में क्वेश्चन है या सिंपल फॉर्म में डायरेक्ट आ जाए, ये क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आने वाले हैं। इसलिए फ्रेंड्स आज का सेशन कंप्लीट फॉर्म में देखना आपके लिए होगा काफी ज्यादा हेल्पफुल। इसलिए सेशन के बीच में आप छोड़ के कहीं जाएंगे नहीं, कंटिन्यू आप बने रहे हमारे साथ क्योंकि हम देंगे आपको कंप्लीट प्रिपरेशन आपके एग्जाम की। फ्रेंड्स अब तक आपने अगर चैनल को नहीं किया हो सब्सक्राइब तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। टाइमिंग याद रखें, प्रतिदिन शाम के 6 बजे ये लाइव सेशन आता है और इसमें आप लोग जितना ज़्यादा अधिक जुड़ेंगे संख्या में उतना अधिक आपके लिए फायदेमंद होगा। आइए फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हेलो ऑल फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन क्या पढ़ना है हमें, क्या नहीं पढ़ना है, इसके बारे में हमने पिछले क्लास में आपसे डिस्कस किया हुआ था। जब हम लोगों ने पॉइंट देखा था कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन की कुछ क्वालिटी के बारे में देखा था, हम लोग रासायनिक गुणधर्म के बारे में, तो मैंने डिस्कस किया था कि अब आगे की पॉइंट जो है आपके कुछ इसके रासायनिक कार्बनिक यौगिक है उनके बारे में जानने विशिष्ट, उसके बाद आपको अपमार्जक और साबुन के बारे में जानना है और उसके बाद इस चैप्टर का द एंड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चलेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ, जिसमें टॉप इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। टॉप 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन वाइज चैप्टर वाइज हम आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स जितने भी सेक्शन है सभी पॉइंट को आपको लेकर आते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट एग्जाम में नहीं होना चाहिए। घबराइए नहीं फ्रेंड्स, सब्जेक्टिव भी हम आपको लेकर आएंगे, बहुत जल्द आपके लिए लेकर आ रहे हैं फ्रेंड्स। इसलिए फ्रेंड्स आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। अगर बात करें फ्रेंड्स तो कहता है कि कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल, इन सभी के बारे में हमें जानना है। इसलिए अब थोड़ा सा डिटेल में जानने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप तक अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया हो तो एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए कि क्लास आपका स्टार्ट होने वाला है। हम ऐसा नहीं चाहते कि किसी भी फ्रेंड्स का फिर छूट जाए, फिर दोबारा उन्हें देखना पड़े। मैं चाहता हूँ कि एक ही बार में ऐसी पॉइंट क्लियर करूँ कि दोबारा कोई डाउट नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो या किसी भी क्वेश्चन पे किसी को कोई सस्पिशन नहीं हो। एक बार अगर शेयर नहीं किया हो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार और कहूँगा कि अगर लाइक बटन क्लिक नहीं किया हो तो लाइक कीजिएगा, अनलाइक नीचे वाला है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लाइक ऊपर की तरफ अंगूठा, ये सभी में बताता हूँ मैं इसलिए क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है, इसलिए लाइक हो तो ऊपर की तरफ जरूर क्लिक कीजिएगा। आइए फ्रेंड्स बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहले देखेंगे फ्रेंड्स एथेनॉल के बारे में। हम लोग एथेनॉल के बारे में। अब एथेनॉल वर्ड हमने सुना और एथेनॉल वर्ड दिमाग में चल रहा है कि एथेनॉल होता क्या है। एथेनॉल वर्ड दिमाग में देखते हुए क्वेश्चन आ गया कि दिमाग में चलने लगा कि एथेनॉल क्या होता होगा। अब एथेनॉल देखकर वर्ड जरा ध्यान दीजिए, आपको मैंने कुछ बताया था क्या, नॉल दिख रहा है, लास्ट में क्या दिख रहा है, ऑल, अर्थात कि ओएल जुट रहा है, ऑल। और ऑल किसके लिए था, जब आपका एल्कोहल ग्रुप जुटेगा। कौन सा ग्रुप जुटेगा बाबू, एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप के लिए मैंने क्या कोडिंग बताया था, उसका सूत्र क्या होता है, OH। बताओ फ्रेंड्स किसी को डाउट है तो बोलिए। एथेनॉल अगर एग्जाम में आ गया और एथेनॉल के बारे में किसी ने कहा कि फॉर्मूला बता दो, एग्जाम में पूछ लिया कि एथेनॉल का फॉर्मूला बताओ, तो आपको रट के नहीं जाना है कि एथेनॉल का फॉर्मूला ये होता है, मेथनोइक एसिड का ये होता है, फॉर्मिक एसिड का ये होता है। आपको मैंने बोला ना कि आपको रटना नहीं है। सभी टीचर बोलते हैं कि फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, सभी टीचर बोलते हैं कि अब एक रिएक्शन आपको रटना पड़ेगा, उसकी फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि आपको याद करना नहीं है, याद करना छोड़ दीजिए, भूल जाइए कि याद भी करना है। अगर मेरे से पढ़ना है तो आपको याद करना छोड़ना पड़ेगा, सिर्फ समझना, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन रखना पड़ेगा, आपको याद करना भूल जाना है। आपका नॉल देखते ही दिमाग में चलेगा कि एल्कोहल वर्ड मैंने समझाया था आपको, और एल्कोहल क्या लेके आता है अपने साथ,
OH, अगर उसे रासायनिक वर्ड में कहें तो OH होगा। अब एथेन वर्ड देखते ही दिमाग में चलेगा कि मेथेन तो पहला था तो एथेन ऑब्वियसली दूसरा होगा, अगर प्रोप वर्ड रहता तो तीसरा और ब्यूटेन होता तो चौथा। तो बात कहाँ पे कर रहा है, मेथेन एथेन, दूसरे पे बात जा रही है फ्रेंड्स। तो दूसरे पे जाने का मतलब कौन सा होगा, कार्बन का कितना होगा परमाणु, कार्बन के 2 परमाणु होने वाले हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि कार्बन का 2 होने वाला है। बताओ फ्रेंड्स, किसी को डाउट है तो, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब डाउट नहीं है तो जरा सा गौर कीजिएगा कि OH तो सिर्फ एक ही जगह को बढ़ेगा, एक हाइड्रोजन के जगह को बढ़ेगा। अब जरा सा भर के देखिए कि कार्बन को कितना आपका क्या चाहिए, कितना आपके पास और चाहिए व्यवस्था हाइड्रोजन, ताकि ये पूरा अपना फुलफिल कर ले। जरा सा देखिए, जरा सा मेरे साथ एक बार, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप फॉर्मूला निकालना सीखिए, याद करने की आदत नहीं डालिए। याद करना गलत आदत है, याद करने से रटा हुआ चीज भूल सकते हैं लेकिन समझा हुआ चीज कभी नहीं भूलेंगे। इसलिए जरा ध्यान दीजिए, ये कार्बन है और इसके साथ आपने जोड़ दिया कार्बन। एक आपके पास पता है कि अल्कोहल वाला OH जुड़ गया है, तो अब जगह कितने बचे हुए हैं, एक ऊपर जाना चाहिए हाइड्रोजन, एक नीचे जाना चाहिए हाइड्रोजन, और 3 आपके साइड में जाना चाहिए हाइड्रोजन। बताओ फ्रेंड्स, जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। तो कितने हाइड्रोजन आपने जोड़े, 1 1 2 3 4 और एक यहाँ पे 5। कितने हाइड्रोजन जोड़े बाबू, फटाफट बताओ मुझे, कितने हाइड्रोजन आपने जोड़े इसमें, 5 हाइड्रोजन टोटल जोड़ा आपने। तो 5 हाइड्रोजन जोड़ा, तो यहाँ पे क्या लिखना है, C2H5OH। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब एथेनॉल की फॉर्मूला आप याद करके जाते हैं C2H5OH, गलती से C2H6 याद रहता, गलती से C2H6OH लिखा जाता तो पूरी फार्मूला गलत हो जाती। लेकिन ऐसे अगर याद है तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे आप। उसके बाद इससे भी शॉर्ट तरीका आपको बताता हूं कि एक ही बार दिमाग में घुस जाएगी बात, आसानी से याद रहेगा आपको। बिल्कुल बिना याद किए हुए, बिना कुछ किए हुए कैसे इस फॉर्मूला को लिख सकते हो, वो भी मेथड मेरे पास है, वो भी मेथड मैं बता रहा हूँ अभी। क्लियर है फ्रेंड्स ये कि ऐसे आप लिख सकते हैं। अब अगर लिख सकते हैं ऐसे, तो एक और तरीका मैं आपको क्यों ना बता दूं कि और बढ़िया से लिख ले, आसानी से लिख ले। तो इसके लिए कौन सा तरीका है, आपका संतृप्त कार्बन वाला सब याद होगा कि CH4 होता है, क्योंकि 4 इसको चाहिए। उसके बाद मैंने बताया था कि जब आगे लगातार बढ़ते जाएगा तो उसके बीच में कितने का गैप होता है, हमेशा CH2 का गैप होता है। तो CH4 है तो इसमें CH2 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, C2H6 हो जाएगा। एथेन का मेन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C2H6। और एक बाहर से एल्कोहल आ रहा है OH, तो एक हाइड्रोजन को यहाँ से मार के भगा देगा, तो भगा देने के बाद कितना बचेगा, C2H5OH बचेगा कि नहीं बचेगा। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर हुआ कि नहीं। आपको याद हमने क्या दिलाया था कि आपको याद रखना है कि सिर्फ CH2 का क्रमागत चाहिएगा, तो सिर्फ CH2 का डिफरेंस होगा। दिमाग में बैठा लो कि CH2 का अंतर रहेगा फ्रेंड्स, CH2 का डिफरेंस रहेगा फ्रेंड्स, इस चीज का आप माइंड में बैठा लो। अब CH2 का डिफरेंस रहेगा मतलब CH4 आपको पता चल गया, तो अगला CH2 जोड़ दीजिएगा तो आपको C2H6 निकलेगा। और C2H6 में क्या करना है आपको, एक सीट खाली करके एल्कोहल ग्रुप को डालना है। तो एक ग्रुप कौन खाली करेगा, कार्बन हटेगा उसमें से, बिल्कुल भी नहीं, उसमें से तो हाइड्रोजन हटना है। तो एक हाइड्रोजन 6 में से निकल जाएगा, 6 में से एक हाइड्रोजन अगर निकल जाएगा तो बताओ हाइड्रोजन कितना बचेगा, हाइड्रोजन 5 बच जाएगा, कार्बन 2 ही रह जाएगा, ऊपर से आपका एल्कोहल जुड़ जाएगा। आंसर हो गया आपका, यानी C2H5OH। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। और क्लियर है तो फटाफट पेंटेनॉल का जरा बता दो मुझे, जल्दी करना, क्योंकि आगे इसके बारे में पहले हम बता चुके हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं देगा। पेंटेनॉल का बता दो फटाफट, जल्दी करना थोड़ा सा,
10 सेकेंड का टाइम देंगे बस। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखो फ्रेंड्स, पेंटेनॉल बोला, जिसने रिप्लाई करा उसको थैंक्स। इस बार जिसने रिप्लाई नहीं करा उसको थैंक्स मैं नहीं बोलने वाला हूँ, क्योंकि बिल्कुल ईजी था, दिमाग में आपके बात चल रहा था। अगर आपने नहीं किया तो गलत बात है, ठीक है। अभी इसके बाद, अभी कहने के बाद जिसने भी किया उसको थैंक्स तो बोल ही दूंगा मैं। इसलिए देखिए फ्रेंड्स, पेंटेनॉल बोला मैंने, पेंटेनॉल। अब जरा ध्यान दो कि पेंटेनॉल, पेंटेन का मतलब क्या होगा? 5 वाला। कितना चाहिए भाई? 5 वाला चाहिए हमें। तो हमें 5 वाला के लिए आपको ध्यान रखो कि CH4 होगा, इसमें 2 बढ़ाइएगा तो क्या होगा? C2H6 हो जाएगा। फिर 2 बढ़ाइएगा, चाहे वो भी नहीं करना आपको, उतना भी नहीं करना, और ईजी है। थोड़ा सा अगर फॉर्मूला मेरा याद है आपको, तो CnH2n+2 फॉर्मूला पे डाल दो, पेंटेनॉल याद आया, पेंटेन याद आया तो C5 और 5 2 10 और 2 12, यानी कि H12। बताओ फ्रेंड्स, रहेगा कि नहीं जी? और कह रहा है कि एथेनॉल, आपका पेंटेनॉल, अर्थात कि एक हाइड्रोजन को यहाँ से कम कर दो और उसके बदले में यहाँ पर क्या जोड़ दो? एल्कोहल जोड़ दो, हो जाएगा आपका पेंटेनॉल। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं? इसमें रटना क्या है आपको, जरा बताना मुझे। इसमें कौन सी बात है जो मैं आपको रटने के लिए कह रहा हूँ कि रट लेना, फिर आपको तब भी एग्जाम में नंबर आएगा? ऐसा कौन सी पॉइंट है इसमें? कुछ भी नहीं रटना मेरे भाई, कुछ भी नहीं रटना है, सिर्फ आपको पढ़ना है, समझना है, बस इस बात का ध्यान रखना। चलो, सभी को क्लियर हो गया होगा, मुझे आशा है। एक बार आप कमेंट्स कीजिएगा, मैं लाइव चैट में आपको आंसर देते रहूँगा, अगर मैं लाइव चैट में कंटिन्यू रहा तो। फ्रेंड्स, तो एथेनॉल ये क्लियर हो गया। अब जरा सा बात कहता है कि इसकी गुण धर्म की बात कीजिए, क्या रहेगी इसकी क्वालिटी, जरा सा बात कर लीजिए कि क्या करता है, कैसा रहता है, इसका फिजिकल और आपका केमिकल क्वालिटी के बारे में थोड़ा बात करता हूँ मैं। तो ये क्या कहता है कि एथेनॉल की एक क्वालिटी कैसी है कि पहला नंबर चीज तो ये क्या होगा? ये जलने वाला, फ्रेंड्स कह रहा है रंगहीन गंध, अर्थात कि रंगहीन लिखा हुआ है, रंगहीन आप देखिए, रंगहीन है। दूसरा नंबर गंध भी है, और जलने वाला, आपका जलने के बाद स्वाद भी आपको कुछ फील होगा, यानी कि गंध और स्वाद दोनों फीलिंग होगी, यानी अलग किस्म का जला हुआ फील होगा जिस समय वो जलेगा। कौन? एथेनॉल। अर्थात कि गंध होगी, जब जलेगा तो गंध महसूस होगी, महक आपको महसूस होगी। कलर आपका कोई सा भी नहीं दिखेगा, रंगीन दिखेगा, एयर का जो हवा की कलर है सेम फॉर्म में। उसके बाद क्या? जल में घुलनशील है, क्वालिटी है कि पानी में डालिएगा तो ये घुल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी क्वथनाएं की बात करें, जिस ताप पर कोई द्रव गैस की अवस्था में परिणत हो जाता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। जैसे कि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है। बताओ फटाफट कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका केल्विन में मान कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में मापिएगा तो कितना जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताओ। एग्जाम में केल्विन में पूछ दिया तो क्या कीजिएगा? कहिएगा सर जी नहीं बताया थे, डिग्री सेल्सियस वाला समझा दिया था, इजी वाला। बताओ फ्रेंड्स, अरे नहीं याद है तो मेरा दिमाग आप यूज कीजिए, भाड़े पर ले जाइएगा मेरा दिमाग, एग्जाम के दिन मैं दे दूंगा। 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से भाड़ा लूंगा मैं आपसे, वो फ्री नहीं रहेगा। ध्यान दो फ्रेंड्स कि 100 डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करना है ना, तो सिर्फ जितना डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है उसमें सिर्फ 273 तो जोड़ना है। सिर्फ कितना जोड़ना है फ्रेंड्स? 273। दिमाग में गांठ बांध के रख लो कि केल्विन में चेंज करने के लिए आपको बस एक ही काम करना है कि 273 जोड़ देना है। 100 डिग्री सेल्सियस केल्विन में जाइएगा तो 100 जोड़ दीजिए इसमें, 373 केल्विन, 373 केल्विन। अब फटाफट अगर क्लियर हो गया होगा, यानी कि 273 सब में जोड़ना है जितना डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में चेंज करना हो। 2 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि आपको केल्विन क्लियर हो गया। सबको क्लियर है? अभी सभी को क्लियर है? चलिए क्लियर है तो जरा एक क्वेश्चन मुझे बताइए कि 5 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होगा केल्विन में?
5 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होगा? जरा फटाफट कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके बताइएगा, क्योंकि मेरा मतलब है कि आपकी कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। 5 डिग्री सेल्सियस का मान कितना होगा? फ्रेंड्स कुछ नहीं करना था, जो आप जानते हैं सेम करना था। 5 डिग्री सेल्सियस है, इसमें क्या करना है आपको? 273 जोड़ देना था। 273 जोड़ते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा? 278 केल्विन। बहुतों का सही जवाब था, सबका सही जवाब है, लो मान लिया। फ्रेंड्स जरा एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप, -4 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में जरा बताइए मुझे कितना मान होगा? जरा जल्दी कीजिएगा। आ रहे कुछ आंसर देंगे जवाब फटाफट आप? फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब होगा वो मैं बता देता हूँ। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा 269 डिग्री केल्विन। इसका होगा 269 केल्विन। पूछो क्यों? बहुत सारे ने इसमें जोड़ दिया है। 273 में 4 जोड़ दो, 277 हो जाएगा। भाई साहब यहाँ पे माइनस में दिया हुआ है, और माइनस में जब 273 में जोड़िएगा तो ये जुटेगा कि घटेगा? घटेगा ना। उस कंडीशन में आपका मान होगा 269 केल्विन। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सब किसी को? इसलिए इस चीज को जरा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर क्लियर हो गया तो जरा से इस पे देखिए 351 केल्विन दिया हुआ है। फटाफट बता दो कि डिग्री सेल्सियस में इसका मान कितना होगा? 351 केल्विन कह रहा है कि इसका क्वथनांक 351 केल्विन है। तो जरा सा फटाफट बता दो मुझे कि इसका डिग्री सेल्सियस में मान कितना होगा? थोड़ा जल्दी बताना, बहुत टाइम लेते हैं आप लोग। जल्दी कीजिए फटाफट आंसर। इतना जोर घटाओ बच्चा वाला काम कीजिएगा तो नहीं चलेगा काम। 273 आपको क्या करना है? इसमें से घटाना है आपको। 273 में 27 जोड़ते तो आपका 300 हो जाता, और 51 अधिक है तो 51 इसमें जोड़ देते आप, कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा 78 डिग्री सेल्सियस। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? 78 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में बदल जाएगा, अर्थात कि इसका क्वथनांक जल की अपेक्षा भी कम है। अगर एग्जाम में आए तो आप सेल्सियस में लिखिएगा तो 78, और क्वथनांक अगर केल्विन में पूछे तो आप 351 केल्विन। कभी कभी एग्जाम के ऑप्शन वाले में दे देता है 78 डिग्री सेल्सियस। हमने एकदम किताब की भाषा याद करके रखी हुई है कि 351 केल्विन वाला जो ऑप्शन आएगा उसी को टिक आउट करेंगे। हम उस स्टूडेंट के लिए बता रहे हैं जो रट के जाते हैं एग्जाम में आंसर क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट समझ के नहीं जाते हैं। तो समझ के अगर नहीं जाइएगा तो 351 वाला ऑप्शन देखिएगा कि 3, 5 और 1 किधर दिख रहा है, उसी में टिक मारना है। मालूम चलेगा कि 351 वाला सेल्सियस में दे दिया 351 डिग्री सेल्सियस, और उसी को टिक मार के चले आया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप डिग्री सेल्सियस केल्विन के वैल्यू को समझिए। अगर सेल्सियस में आया तो 78 और केल्विन में आया तो 351 केल्विन आपका सही जवाब होगा। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अगर डाउट है तो अच्छी बात नहीं है, आप पूछ सकते हैं दोबारा। फ्रेंड्स आगे की बात करें तो ये कहता है उदासीन प्रकृति का। उदासीन प्रकृति का मैंने बताया था कि उदासीन उसे बोलेंगे जो न तो धनायन बनाएगा और ना ही जो क्या करेगा, ऋणायन बनाएगा, अर्थात उस पर आयन नहीं बनेंगे तो वह कहलाएगा हमारा क्या, उदासीन। उदासीन का मतलब होता है ना तो उस पर धन आवेश और ना ही उस पर ऋण आवेश। क्लियर है फ्रेंड्स? किसी को डाउट नहीं होगा इसमें? क्लियर है फ्रेंड्स? किसी को डाउट नहीं है तो थैंक यू वेरी मच। अगर डाउट है तो कमेंट्स कीजिए, मैं बताते रहूँगा। फ्रेंड्स ये आप क्या नाम, एथेनोइक अम्ल। जरा फटाफट इसका फॉर्मूला बताइए, सूत्र बताइए। बार बार मैं ही बताऊंगा, कोई मतलब थोड़े ना बनता है, थोड़ा बहुत आप लोग भी हाथ पैर चलाइए। एथेनोइक अम्ल आपको एकदम शॉर्ट दिमाग में डालिए। ओइक अम्ल, ओइक अम्ल कल के क्लास में हमने डिस्कस किया था। ओइक अम्ल क्या है भाई? जल्दी कीजिए फटाफट।
जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फ्रेंड्स, इसका जरा सा ध्यान दीजिए। एथेन वर्ड देखते ही दो दिमाग में चलेगा। दो को जब इस फॉर्मूला पे जरा सा रखिएगा CnH2n+2 पे, तो कितना होने वाला है C2H6। और जब ओइक अम्ल अगर जुट रहा है अर्थात कि COOH जुट रहा है, तो हमें एक सीट इसके लिए खाली करनी पड़ेगी। तो 6 को 5 कर ले हम लोग। तो फॉर्मूला जरा बता दो क्या होगा, C2H5COOH। बताओ फ्रेंड्स, किसी को डाउट है तो इसमें C2H5COOH। बताओ फ्रेंड्स, किसी को डाउट है तो माफ कीजिएगा फ्रेंड्स, मैंने गलत लिखा है फॉर्मूला। जरा सा माफ़ कीजिएगा, मैंने गलत लिखा है फॉर्मूला। थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दिए होंगे और मैंने ध्यान दिया है, फॉर्मूला गलत लिखा है मैंने। फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा वो जरा देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होगा CH3COOH। जरा सा एक बार गौर कीजिएगा आप कि ये फॉर्मूला अब सही हो गया जाके। CH3COOH वो कैसे, उसका मैंने जवाब पिछले क्लास में आपको बता दिया था। ये जरा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे भी C और यहाँ पर भी C, तो टोटल 2 C तो हो गया हमारा ना। टोटल C कितने हो गए, 2 हो गए। और एथेन क्या कहता है कि 2 C से ज़्यादा हम नहीं लेंगे तो C2 कहाँ जाएंगे, हम नहीं जा सकते ना, इसलिए यहाँ पे CH3 ही रहेगा, COOH होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, ये पिछले क्लास में हमने इसकी चर्चा की थी। CH3COOH जिसने भी लिखा होगा उसका सही जवाब होगा। बताओ फ्रेंड्स, किसी को डाउट है तो। हमेशा 2 ही याद रखना है। एथेन वर्ड देखते ही कितना चाहिए कार्बन, 2। प्रोपेन वर्ड सुनते ही कितना चाहिए, 3। अब ब्यूटेन पे बताओ कितना चाहिए, फटाफट बताओ ब्यूटेन पे कितना चाहिए, 4। वेरी गुड। अब बता दो फटाफट डेका पे कितना चाहिए। डेका नाम सुना होगा आप लोगों ने, डेका। जल्दी कीजिएगा, फटाफट बताइए कि डेका पे कितना जाएगा। डेका पे 10, राइट। चलिए देख लीजिए। तो ये तो फॉर्मूला सब किसी को क्लियर हो गया, किसी को डाउट नहीं होगा। CH3 था हमारा, CH3 के साथ COOH। अब जरा देखिए ये क्या कहता है कि ये रंगहीन द्रव है। रंगहीन मतलब कोई सा भी कलर नहीं होगा, जैसे पानी का कलर है उसका भी कोई कलर नहीं, एसिटिक अम्ल का भी कोई आपका कलर नहीं होगा। स्वाद आपका खट्टा होगा। ओबियसली सी बात है, जब एसिड है तो इसका टेस्ट कैसा होगा, खट्टा होगा। या कहे तो भी या चाहे नहीं कहे तो भी, हमें तो पता है कि भाई अम्ल है, एसिड है, तो इसका टेस्ट कैसा होने वाला है, खट्टा होने वाला है। इसको बहुत डिटेल में हमने बताया था आपको। उसके बाद क्या, यह सिरके जैसी, यह सिरे लिखा हुआ है, थोड़ा सा लिखने में मैंने पहले बोला था मिसप्रिंट है। सिरके जैसी गंध देगी। सिरका आप लोग जानते हैं ना, सिरका, उसके जैसी यह गंध देगी आपको। क्लियर है फ्रेंड्स। यहाँ पर दे रहा है क्वथनांक, फिर केल्विन में दे दिया। ये बार बार टेस्ट क्यों ले रहा है हम लोग का। 391 केल्विन है। फटाफट आपको भी, आप लोग डिग्री सेल्सियस में बता दीजिए हमको, तब तक हम आगे देखते हैं। तो क्वथनांक इसका कह रहा है 391 केल्विन। उसके बाद क्या कर रहा है, अशुद्ध एथेनोइक जो एसिड होता है यह शीतलन करने पर बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अर्थात क्या, इसे जब ठंडा कीजिएगा ना तो बर्फ की तरह यह जम जाएगा, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स 391 केल्विन की बात करें तो 391 केल्विन अगर डिग्री सेल्सियस में बात करें तो कितना होगा, तो आपसे पूछा था, जल्दी बताओ फटाफट कितना होगा। 118 होगा क्या, 118 होगा क्या, 118। क्लियर है फ्रेंड्स, 118। किसी को डाउट है इसमें? डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 391 घटाएंगे तो लगभग 118 ही आना चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, बाकी थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो देख लीजिएगा, हालांकि गलती नहीं होगा मेरा। 273, हाँ हाँ ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो ये कहलाता है आपका अशुद्ध एथेनोइक अम्ल को अगर ठंडा कीजिएगा तो यह बर्फ की तरह जम जाता है, इसलिए इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल। ये फ्रेंड्स आपका आता है 2 नंबर का क्वेश्चन कि ग्लेशियल एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं या कब बनता है। तो आपको याद रखना कि एथेनोइक जो अम्ल है उसे आप ठंडा कीजिएगा तो ठंडा करने के बाद किस फॉर्म में जमा होगा, बर्फ के रूप में, और इसी को ग्लेशियल एथिलिक अम्ल कहा जाता है। ये परिभाषा के फॉर्म में आता है, इसलिए इसका आप लोग एक बार मैं इसका सब साफ कर देता हूँ, जरा सा फोटो क्लिक कर लीजिएगा। आप एक बार फोटो क्लिक कर लीजिए इसे, मैं अपना भी फोटो हटा देता हूँ यहाँ से। लो फोटो एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए आप इस चीज़ को, इस मैटर को स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपको याद रहेगा। कहीं पे डाउट होगा तो एक बार देख लीजिएगा। सब कोई खींच लिया होगा स्क्रीनशॉट, मैं आ जाऊँगा स्क्रीन पे। हुआ कि नहीं हुआ फटाफट कमेंट्स करो, हो गया तो ओके क्लिक करो फटाफट, हो गया। देखिए फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है, इसलिए आपको मैंने बोला कि इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फ्रेंड्स अगर आगे की बात करें तो जरा सा देख लीजिए आप, ये आपका डिफिनीशन था इसलिए मैंने आपको बता दिया। जरा रासायनिक गुण धर्म देख लीजिए आप। एस्टेरीकरण, एस्टेरीकरण, एस्टेरीकरण क्या होता है, जरा सा किसी को पता है तो आप लोग फटाफट कमेंट्स कीजिए, यस नो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने। एस्टर का जो आपका फॉर्मूला होता है, एस्टर बार बार जब बनेगा ना तो एस्टेरीकरण कहेगा। जैसे पॉलीथीन, आप लोग बार बार बोलते हैं पॉलीथीन, क्या लेना है पॉलीथीन में कोई सामान लेना है, पॉलीथीन, जरा नाम पे ध्यान दीजिएगा। ये पॉलीथीन क्या है, एथीन जो है, सिर्फ एथीन है, यह पॉली है। बहुत सारा एथीन के मॉलिक्यूल जब बहुलक एक साथ मिल जाता है तो बहुलक बनाता है, अर्थात बहुत सारे मॉलिक्यूल एक साथ मिलेंगे तब वो बनाएगा बहुलक, और उसी एथीन के बहुलक को हम लोग पॉलीथीन कहते हैं। एस्टेरीकरण का मतलब होता है एस्टर का बनना। एस्टेरीकरण का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, एस्टर का बनना। एस्टर कैसे बनता है जरा इस पर गौर कीजिए, जरा गौर कीजिएगा इस पर। ये कह रहा है कि आपका एथेनोइक अम्ल, फॉर्मूला तो याद रहेगा आपको, CH3COOH, राइट, CH3COOH, ठीक है। और दूसरा आपका एथेनॉल, एथेनॉल में लिखा हुआ है CH3CH2OH। आप इसे चाहे तो C2H5OH लिखेंगे तो कोई आपको गलत नहीं काटेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप लिखना चाहे C2H5OH तो भी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया आपका एथेनॉल। अब क्या कह रहा है देखो जरा सा, H2SO4 यहाँ पर क्या काम कर रहा है, वही बिचवनिया का अभी बताया था पिछले क्लास में, कल के क्लास में मैंने बताया था आपको कि बीच वाला मीडिएटिंग का काम करेगा। यह खुद अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा लेकिन अभिक्रिया का हिसाब किताब वो कर देगा। तो H2SO4 यहाँ पे उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा और उसके बाद यहाँ पे बनाएगा वो एस्टर। किसी को डाउट है तो बोलिए फटाफट, एक बार इसका फॉर्मूला देख लीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, यह फॉर्मूला जो शुरू का फॉर्मूला था CH3 यानी एथेनोइक अम्ल का जो फॉर्मूला था उसको लिख देना है, CH3COO। ध्यान रखिए जरा सा एक बार, CH, थोड़ा सा जगह का कमी हो रहा है, एक मिनट, फोटो डाल दूं मैं अपना। हाँ देखिए जरा सा फॉर्मूला, जरा सा आप लोग देखिए यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बना, जरा सा ध्यान दीजिएगा आप कि अब देखिए कि इसका यहाँ पर यह तो पूरा कंप्लीट अपने आप को फुलफिल है और यह भी अपने जगह पर फुलफिल है, अर्थात कि दोनों का अपना अपना यौगिक बना हुआ है। तो यौगिक बना हुआ है तो फिर ये रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन बिचवनिया जो H2SO4 आ गया ना, रिएक्शन ये करा रहा है। अब रिएक्शन कराने का मतलब है कि दोनों में झगड़ा होगा, दोनों के कुछ बंधन टूटेंगे कुछ जुटेंगे। ओबियसली सी बात है, ओबियसली सी बात है कि इसमें कुछ टूटेगा और कुछ क्या करेगा, कुछ जुटेगा, जुटेगा ना जी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पे हो जाएगा CH3, जो पहले में कहा था वो CH3 रहेगा और COOH। ये कहेगा कि भाई हम अपना बॉन्ड पूरा करके रखेंगे।
तो ई कहेगा क्या कि हम अपना बॉन्ड क्यों तोड़ेंगे, हम अपना बॉन्ड भी जोड़ के रखेंगे इसमें, CH3CH2OH, ये भी कहेगा हम अपना बॉन्ड जोड़ के रखेंगे। तो बताओ रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा। उस कंडीशन में H2SO4 उसमें थोड़ा सा बढ़ावा करता है, कहता भाई देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ तुम्हें भी त्यागना पड़ेगा, कुछ उसे भी त्यागना पड़ेगा, कुल मिला के तब जाके रिएक्शन होगा। तो इस रिएक्शन के लिए वो क्या करेगा, उस रिएक्शन के लिए वो करता क्या है, जरा सा उस पर गौर कीजिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा फ्रेंड्स, इसमें क्या कह रहा है कि इसमें क्या हो जाएगा फिर। तो ये कह रहा है ना कि इतना ज़्यादा इसको तोड़ता है ना, तोड़ने के बाद इसमें देखिए जरा सा ध्यान से आप, तो यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखेगी कि यहाँ पे CH3COO तो रहने देता है, यहाँ से हाइड्रोजन को कहता है भाई तू यहाँ से निकल जा, इसको हाइड्रोजन को ले जाता है, और इधर का जो OH था इस OH को साइड करवा देता है। अब बेचारा हाइड्रोजन जैसे यहाँ पे निकलता है, OH कहता है आजा भाई इधर आजा इधर आजा, हाइड्रोजन OH वाला अपने तरफ बुला लेता है। अब जब OH वाला इसको बुला लेगा H को, तो यह H2O का फॉर्मेशन नहीं कर लेगा, H2O का फॉर्मेशन कर लेगा, अर्थात जल बन जाएगा। अब जल बन लेगा तो यह एक अपना एक यौगिक बना लिया अलग। जब यौगिक बना लिया तो इसके पास टोटल बचा क्या, कुछ इसमें से निकल गया, कुछ उसमें से निकल गया। अब इस कंडीशन में यहाँ से हाइड्रोजन अगर निकल जाता है, यहाँ से जरा गौर कीजिएगा, यहाँ से हाइड्रोजन अगर निकल जाएगा तो बेचारे इस पूरे में एक सीट खाली हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का सीट निकलने की वजह से एक सीट खाली हो गया। उस कंडीशन में यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अगर OH निकल गया तो इसका भी एक सीट खाली हो गया। इस कंडीशन में यह दोनों मजबूरी में एक दूसरे से मिल जाते हैं, और मिलने के बाद क्या बनाते हैं, CH3CO, आपका COO, यहाँ पे वो डबल बॉन्ड के साथ नीचे दिखाया है आपको, COO, CH2 और CH3। आशा फ्रेंड्स क्लियर हो गया होगा। बताओ फ्रेंड्स किसी को डाउट है तो जरा सा फोटो ले आता हूँ, बताओ फ्रेंड्स क्लियर हो रहा है कि नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर गेम खेल दिया है कौन, H2SO4 झगड़ा लगा दिया, यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ से बेचारे हाइड्रोजन को बहका दिया, ठीक है, यहाँ से क्या कर दिया, हाइड्रोजन को बहका दिया, और इधर से एल्कोहल को बहका दिया, दोनों को भगा दिया। और दोनों की भागने की वजह से क्या बना लिया है, दोनों जब भागा तो अलग होकर या बागी नेता बनके एक अपनी पार्टी बना ली, उसका नाम क्या हो गया, H2O। अब H2O बन गया, ये अलग यौगिक बन गया, तो उस कंडीशन में बेचारे इसके पास भी एक हाइड्रोजन की कमी हो गई, और इसके पास एक आपका एल्कोहल की कमी हो गई। तो इस कंडीशन में यह दोनों आपस में एक एक मॉलिक्यूल को मिलाने के लिए, एक मॉलिक्यूल की वजह से दोनों एक पास में हो गए, और एक पास में होने की वजह से क्या बना लिए, एस्टर का निर्माण कर लिए। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं। अर्थात क्या हुआ, एथनोइक एसिड एथनॉल के साथ अभिक्रिया किया, एथनोइक एसिड एथनॉल के साथ अभिक्रिया किया, तो रिएक्शन करने के बाद एस्टर बनाया, और बेचारे जल जो हो गए अलग हो गए। बताओ फ्रेंड्स क्लियर हुआ कि नहीं। ये चीज मैं आपको प्रैक्टिकल वे में बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, ये आपको बुक की लाइन ऐसे नहीं समझाई हुई है, मैं आपको अपने तरीके से समझाना चाहता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपको समझ में आ जाए। कहीं भी फॉर्मूला लिखने में या रिएक्शन कोई भी कराने में कभी भी डर महसूस नहीं हो। कोई फॉर्मूला स्पष्टीकरण के लिए आप देख लीजिएगा, किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो, ठीक है, हालांकि मैं जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ उस इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं बोलता हूँ मैं, ठीक है। अगर बाकी कहीं भी आप इंस्टीट्यूट में जनरली पढ़ते होंगे तो कोई भी टीचर कहता है बेटा स्पष्टीकरण का फॉर्मूला याद कर जाओ, रट जाओ, ये एकदम एग्जाम में आएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि रटना भूल जाओ, और सिर्फ आप ध्यान से कॉन्सेप्ट देखो मेरा, और कॉन्सेप्ट देखकर ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि कहाँ से रिएक्शन हुआ, कहाँ से कौन टूटा, और किसकी वजह से आगे जुट गया। यहाँ से आपका क्या हो गया है, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से हाइड्रोजन बेचारे क्या हो गए, हाइड्रोजन यहाँ से आउट हुआ, और इधर से आपका एल्कोहल आउट हुआ, अर्थात कि OH आउट हुआ, और यहाँ पे बना लिया H2O, और H2O बनाने की वजह से CH3COO, यह मिलकर CH3CH2 से मिलकर एस्टर का निर्माण कर लिया। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं एस्टर बनाने का क्रिया। अर्थात एथनोइक एसिड
एथेनॉल के साथ रिएक्शन करके वाटर बनाएगा और साथ में एस्टर बनाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? किसी को डाउट है तो जरा सा मुझे बता दीजिए आप। आशा है किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें एस्टरीकरण की रिएक्शन में। अगर डाउट होगा तो मैं अगले क्लास में भी इसके बारे में फिर से चर्चा कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स? हालांकि ये जो मैंने समझाया है उसकी पेजेस की मैं स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप्स में डाल दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, आगे की बात करें तो इसकी कुछ क्वालिटी भी दे रहे हैं। क्वालिटी जरा देख लो। मीठे फलों की जैसी गंध, अर्थात कि इसकी गंध कैसे होगी? जो मीठे फल होते हैं। अब मीठे फल का नाम सुनते ही दिमाग में चल रहा होगा कौन सा फल भाई? आम। पकता है तो एक अलग टेस्ट मालूम चलता है, ठीक है, अलग गंध आती है। तो वैसा आपका दुर्गंध किसका होगा? एस्टर का होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? किसी को डाउट है एस्टर या एस्टरीकरण में? किसी को डाउट नहीं है? मैंने बोला था इसलिए आज साबुनीकरण बता के जाऊंगा, भले टाइम जितना भी हो जाए। ठीक है, जरा सा ध्यान दीजिएगा साबुनीकरण में, जरा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा और थोड़ा सा मेरी हेल्प कीजिएगा तो मैं सभी टॉपिक को समझा दूंगा, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आप थोड़ा सा कंटिन्यू रहिए, क्लास बीच में ड्रॉप नहीं कीजिएगा। ठीक है, जरा सा ध्यान दीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या कह रहा है? जो एस्टर अभी हम लोगों ने बनाया था, एस्टर क्या बनाया था? एक था हमारा CH3, उसके बाद बेचारा COO, क्योंकि इसमें का एक H भाग गया था। उसके बाद क्या था? बच गया हमारा CH2 और CH3। यही ना था हमारा जी अभी जो बनाया था हमने एस्टर। इस एस्टर के साथ क्या हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात जिसे हम लोग कास्टिक सोडा बोलते हैं, NOH आ गया, इनके साथ रिएक्शन किया। अब रिएक्शन करने के बाद क्या होगा कि अब यहाँ पे आ जाएगी क्रिया कौन सी? यहाँ पर रिएक्शन थोड़ा सा आगे पीछे होगा, गड़बड़ होगा। जो गड़बड़ हुआ था किसके वजह से? H2SO4 की वजह से, वह यहाँ पर गड़बड़ होगा। अब यहाँ पर क्या है कि मैंने बताया था कि सोडियम ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। जब देखा यहाँ पर कि CH2 और CH3 यहाँ पर आगे साइड में दूसरे यौगिक आकर बना हुआ है, तो कहा क्यों नहीं दूसरे यौगिक को मैं यहाँ से साइड कर दें। तो दूसरे यौगिक को जैसे साइड किया तो यहाँ पर सोडियम आके अटैच हो गया और इधर से OH साइड हुआ। तो अब ये भूले बिसरे गीत के साथ गा रहे, अरे भाई कहाँ छुपे हुए थे, आ जाओ मिल जाओ। और बेचारे CH3 CH2 के साथ OH आके मिल गया। अब बेचारे इधर क्या हो गया? CH3 CH2 हो गया तो एथेनोइक अम्ल इधर, सॉरी फ्रेंड्स, एथेनॉल इधर बन गया और यहाँ पे आपका CH3 COONA बन गया। अब इस कंडीशन में आपका साबुन तैयार होता है। बताओ फ्रेंड्स, समझ में आ रही कि नहीं बता रही बात? आ रही है? इसी विधि के द्वारा ऐसे ही रिएक्शन करा के साबुन बनाते हैं हम लोग। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं साबुनीकरण, क्योंकि साबुनीकरण में हम लोग क्या करते हैं? क्षार से विक्रिया कराते हैं। किससे विक्रिया कराते हैं फ्रेंड्स? क्षार से। याद रखिएगा, इसी क्षार से रिएक्शन करने की वजह से साबुन और जो अपमार्जक होता है वह आपका खरा जो जल होता है, समुद्र की जो पानी होती है, उसमें झाग पैदा नहीं करता है, क्योंकि ये पहले से क्षार और उसमें है आपका सॉल्ट। दोनों के बीच रिएक्शन होगा कभी? क्या रिएक्शन नहीं होगा। जब रिएक्शन नहीं होगा तो कहाँ से झाग उत्पन्न होगा? बताओ फ्रेंड्स, झाग उत्पन्न होने के लिए रिएक्शन चाहिए ना, तो रिएक्शन नहीं होता है, इसी की वजह से झाग उत्पन्न नहीं होता है। अब फ्रेंड्स दिमाग में भी आ रहा होगा कि सर इसका नाम तो बता दिया आपने, इसका नाम नहीं बताया। तो इसका नाम है बाबू सोडियम एसीटेट। इसका क्या नाम है? सोडियम एसीटेट। इसे ध्यान रखिएगा, इसका नाम सोडियम एसीटेट कहते हैं इसे। और प्लस में ये क्या प्राप्त हुआ? हमें एथेनॉल प्राप्त हुआ, जो अलग हो जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट बताओ। एस्टर को जब हम कास्टिक सोडा के साथ अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बेचारे क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सोडियम ज़्यादा पावरफुल होने की वजह से CH2 CH3 को वहाँ से डिस्प्लेस करेगा, खुद उसके जगह पे आ जाएगा, यानी विस्थापन का अभिक्रिया हो जाएगा। और बेचारा OH क्या हो जाएगा? OH यहाँ से निकल कर अपने पुराने साथी के पास CH3 CH2 के पास जाकर एथेनॉल बना लेगा और इधर ये क्या बना लेगा? आपका सोडियम एसीटेट बना लेगा। और यही आपकी सोडियम एसीटेट बनाने की जो क्रिया है, इसी क्रिया को हम लोग साबुनीकरण के नाम से जानते हैं, अर्थात साबुन बनाने की विधि के नाम से जानते हैं। बताओ फ्रेंड्स, रिएक्शन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं?
जो आज तक आप लोग डरते होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया याद करना है, रटना है, या समझ में नहीं आता होगा, तो बताओ अब समझ में आ रही कि नहीं? कॉन्सेप्ट में कहीं पे डाउट लग रहा है क्या आपको कि कैसे बनेगा, कैसे रिएक्शन करेगा? कुछ नहीं करना है, ये सब एक ही फैमिली के लोग हैं। इधर से टूटेंगे तो इधर आके जुटेंगे, इधर से टूटेंगे तो इधर जुड़ेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कभी भी रिएक्शन जब होगा तो जितना मॉलिक्यूल इधर होगा उतना ही मॉलिक्यूल इधर होगा, कोई नष्ट होने वाला नहीं है, क्योंकि एनर्जी कभी लॉस्ट नहीं होती है, ना ही परमाणु कभी लॉस्ट होता है। यानी कि इंग्लिश में कहावत है, इंग्लिश में कहा गया है, एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब कि परमाणु जो है न तो उत्पन्न की जाती है और ना ही वह कभी समाप्त होती है। इस कंडीशन में यह आपका इस साइड से रिएक्शन करके इसके साथ जाएगा, यहाँ से रिएक्शन करके इधर आएगा। इसलिए आपको रिएक्शन सिर्फ समझना है कि कहाँ के साथ, किसके साथ, कब आपका सामंजस्य बैठाएगा। ऐसा है कि साबुनीकरण सब किसी को समझ में आ गया होगा। अगर किसी को डाउट हो बेटा तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, आप हमें बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर से बेहतर या फिर से इस पॉइंट को समझाने की कोशिश करूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में तो जो कहते हो कहें, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर ये पॉइंट या इस टॉपिक पे एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि लाइव चैट तो फिर मैं दोबारा देख नहीं पाऊंगा, फिर से एक बार देखना पड़ेगा पूरा रिप्ले करके मुझे। इसलिए आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा तो मेरे पास डायरेक्ट आता है मेरे स्टूडियो में, इसलिए आपका उसे पे आप डालिएगा कमेंट्स में, मैं आपको पढ़ के उसके अकॉर्डिंग मैं आपको फिर से समझा दूंगा। राइट फ्रेंड्स, आशा है कि आज का सभी टॉपिक क्लियर हुआ होगा, और आज का टॉपिक काफ़ी बेहतर था, काफ़ी ज़रूरी था। इसलिए अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट भी हो तो आप कमेंट्स तो करेंगे ही, लेकिन मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार फिर वीडियो को देख लीजिएगा। मैंने कोशिश किया है कि आपको समझ में आ जाए, वीडियो को दोबारा एक बार देख लीजिएगा, ज़रूर समझ में आ जाएगा। अगर पूरा सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, और कम से कम 2 फ्रेंड्स को जोड़ दीजिए। आप जो भी आप लोग के पास अगर 2 कोई फ्रेंड्स हैं तो कम से कम 2 फ्रेंड्स या 2 आसपास के कोई हो तो उनको कम से कम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा चैनल, हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप थोड़ा ज़्यादा हो जाए। बस आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ 2 फ्रेंड्स को जोड़ने हैं, सब किसी को सिर्फ 2 फ्रेंड्स को जोड़िए, देखते हैं कौन कितना ज़्यादा सक्रिय होता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हम ऐसे ही आपके लिए क्लास देते रहेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमें कमेंट्स करते रहे, जो भी समस्या होगा पूरी तैयारी हम कराएंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, जय हिंद।